everyone, in this video we are going to start with the French Revolution. So what basically French Revolution was? So French यानी फ्रांस में 14 जुलाई 1789. तो मैं आपको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the king ascended the throne of France. तो फ्रांस का किंग बन गया लुइस 16. He was 20 years old and married to Austrian princess Marie Antoinette. तो उसकी वाइफ थी मैरी एंटोनी. These are some important things that I am telling you. तो लुइस 16 1774 में किंग बना और उसकी वाइफ का नेम था मैरी एंटोनी. अपॉन हिज असेशन द न्यू किंग फाउंड द एम्प्टी ट्रेजर. अब उसके जब वो थ्रोन पे आया यानी जब उसको राज्य दिया गया तब तक सारा ट्रेजरी खजाना ख़त्म हो चुका था. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. क्योंकि फ्रांस एक वॉर लड़ रहा था, उस वजह से फ्रांस की जितनी भी ट्रेजरी थी, रिसोर्सेज थे, वो सारे एंड होने लगे थे. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अब जो वॉर लड़ रहा था, किसके साथ लड़ रहा था, किसके लिए लड़ रहा था? अमेरिकन कॉलोनीज के लिए. और एनिमी कौन था? ब्रिटेन. सो व्हाट हैपेंड, जब फ्रांस ये वॉर लड़ रहा था, फ्रांस हेल्प कर रहा था अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में फ्रॉम ब्रिटेन. सो द वॉर एडेड more than 1 billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. तो अब क्या हुआ, फ्रांस के ऊपर लोन था बिलियन लिवरीज का, इंटरेस्ट उस पर बढ़ता गया तो वो हो गया मोर देन 2 बिलियन लिवरीज. यानी कि अब फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवरीज का इंटरेस्ट आ गया था, लोन आ गया था. अब उसे करना था पे. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन. अब क्योंकि सारे टैक्सेस भरने हैं, लोन भरने हैं, तो क्या चाहिएगा? पैसा. और पैसा किससे आएगा? टैक्सेस के थ्रू, ठीक है. सो अब गवर्नमेंट को करने थे बहुत सारे टैक्सेस शुरू, ठीक है. तो क्या हुआ, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, टू मीट द लोन, ताकि वो लोन फुलफिल कर पाएँ, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or university, the state was forced to increase taxes. अब क्योंकि इतना सारा लोन है और गवर्नमेंट भी चलानी है, कोर्ट, आर्मी सब चलाना है, तो इनको क्या करना पड़ा? दे हैड टू, उनको टैक्सेस इंक्रीज करना पड़ा. दे हैड टू इंक्रीज टैक्सेस. येट इवन this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only the members of 3rd estate paid taxes. तो क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी यानी फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. और जो सारे टैक्सेस थे वो कौन पे करता था? थर्ड एस्टेट. अब ऐसा क्यों, हम आगे पढ़ते हैं. द सोसाइटी ऑफ द स्टेट वॉज द पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस. द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. तो अब मैं इसे क्लियर कर देती हूँ आपको. अब फ्रांस के ऊपर आ गया था बहुत सारा लोन. फ्रांस को इस लोन को पे करना था, इसलिए फ्रांस ने बढ़ा दिए थे टैक्सेस. और ये सारे टैक्सेस 3 एस्टेट्स होती थी, उनमें से सिर्फ थर्ड एस्टेट पे करती थी टैक्सेस. ये क्या था ये मैं आपको समझा देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो थी वो किससे बनी हुई थी? नोबल्स एंड क्लर्जी से.
यानी कि जो मिलिट्री में काम करते हैं, जो किंग की फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो चर्चेस संभालते हैं, ये सब थे फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट। तो ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे बिकॉज इनको प्रिविलेजेस दी हुई थी, छूटें दी हुई थी। और व्हाट वाज थर्ड एस्टेट, लेट मी टेल यू। थर्ड एस्टेट के अंदर होते थे पीजेंट्स, आर्टिसंस, आर्टिस्ट एंड लैंड ओनर्स, मतलब जो भी नॉर्मल पीपल है, मिडिल क्लास पीपल है, ठीक है। गोइंग अहेड, फिगर 2 shows how the system of estate in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by noble and the church and other richer member of the third estate. The member of the first two estates, that is clergy and nobility, enjoyed certain privileges by birth. तो अब क्या होता था, फ्रांस के अंदर 3 एस्टेट होती थी जिनमें से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट प्रिविलेजेस, छूटे बाय बर्थ, क्योंकि वो क्लर्जी और नोबिलिटी फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए उनको छूट दी जाती थी। और जबकि पीजेंट्स जो थे, ये मैं मार्क कर देती हूँ, पीजेंट्स 90% पॉपुलेशन थे, जबकि क्लर्जीज और 90% ऑफ पॉपुलेशन थे, जबकि क्लर्जीज और नोबिलिटी सिर्फ 10% ऑफ पॉपुलेशन थे। तब भी पीजेंट्स ओन करते थे सिर्फ 40% ऑफ लैंड, जबकि 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल एंड चर्चेस, यानी कि इनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी कुछ नहीं था। आगे चलते हैं। The most important of these was exemption from paying taxes to the estate. अब ये लोग इतने अमीर हैं तब भी ये टैक्सेस नहीं पे करेंगे, जबकि थर्ड एस्टेट जो गरीब है उसे टैक्सेस पे करने जा रहे थे। The nobles further enjoy feudal privileges. और इस चीज़ को कि सिर्फ क्लर्जीज और नोबिलिटी प्रिविलेजेस इंजॉय करेंगे, इसे हम कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसे मार्क कर देती हूँ। फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in houses and fields, to serve in army or to participate in building roads. So बहुत सारा टैक्सेस लिया जा रहा था थर्ड एस्टेट से। और जो चोर थे, पहला डायरेक्ट टैक्स तो ले ही रहे थे, अब इन्होंने एक इनडायरेक्ट टैक्स भी स्टार्ट किया जिसे कहा टीथ्स। पीजेंट से ये टीथ्स लेने लगे, ठीक है। पीजेंट से ये एक और टैक्स लेने लगे और इस टैक्स को हम टैल भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस लेके लिए जा रहे थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये आप पिक्चर देखो, एक सेकेंड, हाँ, ये पिक्चर देखो, क्या है कि इसके पास इतना सारा सामान है, चेयर है, हॉर्स है, सब कुछ है, तब भी ये मैन अपना घर बार सब तोड़ के इसके लिए ला रहे हैं, यानी कि नोबल्स लेते जा रहे हैं और थर्ड एस्टेट देती जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन। अब फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन इन 1715 और 28 मिलियन इन 1789। और इससे क्या हुआ, जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो क्या चाहिए, फूड। अब फूड जब इतना ज़्यादा चाहिए, ग्रेन्स की इतनी कमी है, तो फिर क्या होगा, सब लोग लड़ेंगे, खाना नहीं मिलेगा। तो नोबिलिटी और क्लर्जीज को तो खाना मिल जाता था, बट खाने की कमी को हम सब्सिस्टेंस प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड एस्टेट को खाने के लिए लेके बहुत कमी हो रही थी और खाने के रेट बढ़ता जा रहा था। और एक टर्म है ओल्ड रिजीम, ये मैंने मार्क कर दी, ओल्ड रिजीम। एक सेकेंड, ये ओल्ड रिजीम। अब ओल्ड रिजीम का मतलब होता है फ्रांस बिफोर 1789। अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रांस बिफोर 1789, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांस आफ्टर 1789। इसे हम बोलते हैं
ओल्ड रिजीम। अब आगे चलते हैं। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों हुए? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, टैक्सेस भी हाई हो गए थे, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। ठीक है। ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रह गया, ये अभी हम कर लेते हैं। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education. अब क्या हुआ, जब इतना सारा टैक्स लगेगा तो सब लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट। पर क्योंकि ये लोग एजुकेटेड नहीं थे, क्योंकि ये थर्ड एस्टेट थे, इनके पास पैसे वैसे भी कम थे, तो ये एजुकेटेड नहीं थे, तो इसलिए इनके पास मीन्स की कमी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स, तो इसलिए ये अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो लोग एजुकेशन थे वो नए आइडियाज़ निकाल रहे थे। आगे चलते हैं। द 18th century witnessed the emergency of social groups termed the middle class who earned their wealth though an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by richer members of society. तो थर्ड एस्टेट में भी कुछ लोग थे जो अमीर थे, तो अभी क्या हुआ? सोशल ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, यानी कि लोग प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़े और उन्होंने कुछ ग्रुप्स फॉर्म किए रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, क्योंकि नोबल्स और क्लर्जीज को प्रिविलेजेस यानी छूट दी जाती थी जब से वो पैदा हुए थे। तो जो एजुकेटेड पीपल थे उन्हें लगता था ये गलत है, इसलिए वो चाहते थे इसे चेंज करना, तो उन्होंने सोशल ग्रुप्स फॉर्म किए। आगे, रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। तो वो क्या बिलीव करते थे कि एक पर्सन अपनी खुद की चीज़ों से, अपनी खुद की एजुकेशन से, अपने खुद के माइंड से उसे प्रिविलेजेस देनी चाहिए। जैसा अभी होता है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है या प्राइवेट जॉब मिलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो दीज आइडियाज इन्वेस्टिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वी पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर। अब कुछ फिलोसोफर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक्वेस। ये इनकी ना बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी टू ब्रिंग रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑफ द मोनार्क, रोसीज कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो रोसिक्यू ने भी बुक लिखी, मतलब इन सब की बुक्स के नाम आपको लर्न कर लेने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइज। सो proposed a division of power between the government and the legislative, the executive and judiciary. पहले मोनार्की में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब कौन है? किंग। तो ये चाहते थे ऐसा ना हो। अब आगे की क्लास में हम कल करेंगे। बाय।